हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं आपसे राइट ऑफ वे ओवर द बाउंड्रीज ऑफ फील्ड्स यानी कि जो खेत होते हैं, खलिहान होते हैं, उनकी जो बाउंड्रीज़ होती है, उन बाउंड्रीज़ के ऊपर से मार्ग का अधिकार, इस विषय पर बात करने वाला हूँ। और जैसे कि आप टॉपिक से समझ गए होंगे कि यह विषय किसानों के लिए और उन लोगों के लिए जिनके खेत होते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार होता है कि आपका अगर कोई खेत है और जो दूसरे खेतों से लॉक हो गया है, तो आपको अपने खेत तक पहुंचने के लिए कोई मार्ग उपलब्ध नहीं होता। ऐसी सिचुएशन कई बार पैदा होती है। मान लो आपने वो लैंडलॉक्ड खेत अगर ख़रीदा और बाजू वाला जो है उसका खेत रोड टच है और वो आपको जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा, तो आप आपके खेत में जाओगे कैसे? इसलिए यह विषय किसानों के लिए या जो फील्ड ओनर्स है, एग्रीकल्चरिस्ट्स है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। जो चैनल पर नए हैं उन सब का मैं स्वागत करता हूं और उनके लिए मैं शॉर्ट में बता दूं, मेरा नाम है एडवोकेट नहुष खुबालकर और मैं पिछले 32 साल से वकालत कर रहा हूं। अब इस चैनल पर हमारे सब्सक्राइबर्स की तादाद है 62,000 प्लस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड अफेक्शन। और जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको यहाँ पर बहुत बड़ा ख़जाना मिलेगा। आप इस चैनल में जो भी वीडियोस है उन्हें पूरा खंगाल दीजिए और आपके इंटरेस्ट के टॉपिक्स के वीडियो ज़रूर देखें। आपको उसमें कई सारे वीडियोस जो मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पर है, उनसे ज़रूर फ़ायदा होगा, ज़रूर जानकारी मिलेगी। दोस्तों, मैं टॉपिक को लेकर आगे बढ़ूँ उसके पहले जल्द से एक छोटा सा पर महत्वपूर्ण प्रश्न लेता हूँ। एक वीडियो क्या 2 वीडियोज़ मैंने कैवेट के बारे में इस चैनल पर बनाकर डाले हैं। उसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा है हमारे एक दर्शक मित्र ने और वो प्रश्न मैं आपको, थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। यह प्रश्न है हमारे दर्शक मित्र जिनका नाम है ER अनमोल। इनसे ये पूछते हैं, क्या जज साहब कैवेट जो डाली होती है उसे पढ़ते भी हैं? देखिए, कैवेट जो हम डालते हैं कोर्ट में, वो एक एप्लीकेशन होती है और मैं आपको बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन है इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो कि लॉ में ही दिया हुआ है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा या 2 या 3 पैराग्राफ्स होते हैं, 2 या 3 पैराग्राफ्स, और वो पैराग्राफ्स भी प्री डिसाइडेड होते हैं। सिर्फ उसमें जो गैप्स होती है वो फिलअप करनी होती है और उसका ओवरऑल मीनिंग जो है वो यही है कि न्यायमूर्ति महोदय, जब भी मेरा विरोधक मेरे एब्सेंस में आपके कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दायर करेगा, तो कृपया आप उसे एक तरफ़ा सुनकर इंटरिम ऑर्डर पास ना करें और इंटरिम ऑर्डर पास करने के पहले मुझे भी सुने। बस इतना ही उसका आशय होता है। इसलिए कैवेट एप्लीकेशन ऐसी कोई बहुत बड़ी केस, जो रेगुलर केस टाइप की होती है, ऐसी नहीं होती है और इसलिए वो कोई पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि जो जज साहब है वो वहाँ पर जज बने हैं तो उनके पास भी सालों का एक्सपीरियंस होता है ऑलरेडी और उनको पता है कि कैवेट में क्या लिखा होगा। मतलब कि केवल इतना जिक्र करने की ज़रूरत है कि I am on caveat, my lord, या I have filed a caveat, I am appearing on behalf of the caveator। बस इतना कहने की ज़रूरत है तो वो समझ जाते हैं विद इन सेकेंड्स कि क्या इसका मतलब है, कैवेट में क्या लिखा है। ये कोई वर्ड टू वर्ड उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो समझ में आया होगा आपको कि कोई भी रेगुलर केस के समान कैवेट एप्लीकेशन नहीं होती जिसे पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। और केवल कैवेट दायर किया है, इतना जिक्र कर दिया तो जज साहब समझ जाते हैं। अब बात करते हैं वीडियो के टॉपिक की, राइट ऑफ वे ओवर द बाउंड्रीज़, यानी कि खेतों की जो बाउंड्री होती है, जो धुरा होता है, उस पर से मार्ग क्रमणा का अधिकार। अब पहले ही बता दूं, जो कुछ बातें मैं बताऊंगा वो महाराष्ट्र के लॉज के आधार पर रहेगी, जैसे कि महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड। और
जहाँ तक मैं समझता हूँ आपके राज्यों में भी, अगर आप महाराष्ट्र से नहीं हैं तो आपके राज्यों में भी महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड जैसा कोई कानून ज़रूर होगा जिसमें इस बात को लेकर प्रावधान किए होंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो महाराष्ट्र के प्रावधानों के जैसे ही होंगे। अब ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड के सेक्शन 143 में दी हुई है। धारा 143 महाराष्ट्र ज़मीन महसूल कायदा, ऐसे उसे मराठी में कहा जाता है। अब दोस्तों, भले ही मैं महाराष्ट्र लॉज को लेकर ये बात कर रहा हूँ, मैं मराठी में वीडियो बना सकता था, पर मैं मराठी में इसलिए नहीं बना रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मेरे मराठी दोस्त हिंदी तो अच्छे से ही समझते होंगे, इसलिए जो भी बात मैं हिंदी में कहूँगा वो ठीक से समझ जाएंगे। तो धारा 143 उसका टाइटल ही है राइट ऑफ वे ओवर बाउंड्रीज़। अब टाइटल में स्पष्ट लिखा है ये जो अधिकार दिया जा रहा है ये बाउंड्रीज़ के ऊपर से ही दिया जा रहा है, उसी की बात हो रही है। ये खेतों के बीच में से अपने खेत में जाने का अधिकार की बात नहीं कर रहा है, उसकी भी बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे, मगर पहले वन बाय वन सब चीज़ें समझ लीजिए। हम फिलहाल बात कर रहे हैं राइट ऑफ वे ओवर द बाउंड्रीज़। तो क्या कहता है यह सेक्शन? यह सेक्शन कहता है कि जो भी व्यक्ति किसी सर्वे नंबर में कोई लैंड होल्ड कर रहे हैं तो तहसीलदार, अब ये अधिकार तहसीलदार को दिए हुए हैं, ऐसे दावों में इंक्वायरी करके डिसाइड करेगा। ऐसे लोगों के दावों में यानी क्लेम्स शब्द यूज़ किया है, उनका ये जो लोग दावा करेंगे कि मुझे अपने खेत में जाने के लिए दूसरे के खेत की बाउंड्रीज पर से जाने का फैसिलिटी कहो, अधिकार कहो, दिला दीजिए। उनके क्लेम्स में इंक्वायरी करके उन्हें डिसाइड करने का अधिकार तहसीलदार को दिया हुआ है। अब तहसीलदार साहब को ये जो अधिकार है या कहो शक्ति है इंक्वायरी करके डिसाइड करने का, वो शक्ति वापरने के लिए उस शक्ति को इन्वोक करना पड़ेगा, मतलब कि वो शक्ति वापरने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति ऐसा अधिकार चाहता है उस व्यक्ति को सबसे पहले एक अर्जी करनी पड़ेगी और उस अर्जी में ये सब बातें लिखनी होगी कि वो खुद कौन से सर्वे नंबर का मालिक है और जिसके सर्वे नंबर से वो जाना चाहता है वो कौन से सर्वे नंबर का मालिक है और किस तरह से उसे अपने खेत तक पहुंचने के लिए कोई अन्य मार्ग उपलब्ध नहीं है और किस तरह से केवल दूसरे के खेत की बाउंड्री से ही जब वो जाएगा तभी वो अपने खेत तक पहुंच सकेगा। इस आशय की बातें उसमें अर्जी में लिखनी पड़ेगी और वो अर्जी तहसीलदार साहब के सामने दायर करनी होगी। जब अर्जी दायर की जाएगी तब तहसीलदार साहब को अपने शक्ति का इस्तेमाल करने का मौका प्राप्त होगा और तब उनका अधिकार भले ही है पर यह कर्तव्य भी बनेगा कि उस अर्जी को डिसाइड किया जाए। उस अर्जी में जो क्लेम है उस क्लेम में इंक्वायरी की जाए और उसे डिसाइड किया जाए एक आदेश द्वारा। तो उन्हें कोई आदेश भी पारित करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप है अर्जी करना। हो सके तो उस अर्जी के साथ मैप भी जोड़ देना उचित रहेगा। उचित रहेगा क्या? जोड़ना ही चाहिए ताकि सभी बातें बहुत स्पष्ट हो। मैप मतलब कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास खेतों के मैप उपलब्ध होते हैं, बाउंड्रीज़ के मैप्स उपलब्ध होते हैं, उस मैप की, उस नक्शे की ऑथेंटिक कॉपी अपने अर्जी के साथ जोड़ना ठीक रहेगा। अब जब इस तरह की अर्जी दायर होगी और तहसीलदार साहब को प्राप्त होगी तो उस अर्जी में उन्हें चौकसी करनी होगी, मतलब कि इंक्वायरी करनी होगी। अब इंक्वायरी किस तरह से हो सकती है? इंक्वायरी का सबसे पहला महत्वपूर्ण स्टेप होता है
कि मौके का मुआयना करना, यानी कि स्पॉट विज़िट, स्पॉट इंस्पेक्शन, कि भाई क्या परिस्थिति है प्रत्यक्ष रूप में जगह पर, जिस जगह की ये बात की जा रही है, जिस बाउंड्री की बात की जा रही है, जिस खेत की बात की जा रही है। इसलिए प्रत्यक्ष फिज़िकल विज़िट उस मौके पर करके, या तो खुद या तो अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू, उनको आदेश देकर, तो या तो खुद तहसीलदार साहब जाकर मौका चौकसी करेंगे या अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को भेजेंगे। जो भी जाएगा वो मौके का मुआयना करेगा और साथ में जो सर्वे नंबर के ओनर्स हैं, जैसे कि ये अर्जी करने वाला अर्जदार और जिसके सर्वे नंबर के थ्रू ये रास्ता मांगा गया है वो, और आजू बाजू के जो खेत के मालिक हैं, उन सभी का बयान दर्ज करेगा। सभी का क्या कहना है इसका बयान भी दर्ज करेगा। और अगर ये चौकसी तहसीलदार साहब खुद नहीं कर रहे, अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर के थ्रू करवा रहे हैं, तो वो सबॉर्डिनेट ऑफिसर, जैसे कि सर्कल ऑफिसर हो सकता है, वो एक रिपोर्ट बनाएगा और तहसीलदार साहब को सबमिट करेगा। और फिर ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट तहसीलदार साहब के सामने आएगी, जिसमें तलाठी का कहो या सर्कल ऑफिसर का कहो रिपोर्ट रहेगा और साथ में स्टेटमेंट की कॉपीज़ रहेगी। उन सब को देखने के बाद तहसीलदार साहब दोनों पक्षों की बात सुनेंगे और सुनने के बाद आदेश करेंगे। अब यह आदेश या तो अर्जदार की अर्जी मंजूर करने वाला हो सकता है या उसकी अर्जी नामंजूर करने वाला भी हो सकता है। अगर अर्जी मंजूर की जाती है तो तहसीलदार साहब दूसरा सर्वे नंबर का जो ओनर है, जिसके बाउंड्री के थ्रू अर्जदार जाना चाहते हैं, उसे आदेश दे सकते हैं कि तू अपनी बाउंड्रीज़ पर से ये अर्जदार को अपने खेत की तरफ जाने के लिए अलाउ करना, इस तरह का आदेश दे सकते हैं। और साथ में जिसके फेवर में ऑर्डर हो रहा है, अर्जदार के फेवर में, उस पर कोई कंडीशंस भी डाल सकते हैं, जैसे कि वो बाउंड्रीज़ का इस्तेमाल करते वक्त जिसके खेत के बाउंड्रीज़ पर से जा रहा है, उसके खेत की फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं, या एक पर्टिकुलर पद्धति से वहाँ से जाएं। जैसे कि हो सकता है वो ये कहें कि अपने बैल बंडी का, मतलब कि जो बुलक कार्ट होती है, उस बुलक कार्ट को इस तरह से चलाएं कि उसका एक चक्का एक खेत के बाउंड्री पर और दूसरा चक्का दूसरे खेत के बाउंड्री पर, इस तरह से चलाएं। इस तरह की शर्तें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली यही रहेगी ऐसा नहीं, वो सिचुएशन टू सिचुएशन क्या शर्तें रहेगी ये डिपेंड करेगा। तो इस तरह की शर्तों के सहित वो अर्जी मंजूर हो सकती है। अब इस तरह की अर्जियां डिसाइड करते वक्त तहसीलदार साहब कौन से क्राइटेरिया से ये डिसाइड करेंगे, यह मार्गदर्शन भी उन्हें कानून देता है। और सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है, इन डिसाइडिंग सच क्लेम्स द तहसीलदार शैल हैव रिगार्ड टू द नीड्स ऑफ द कल्टिवेटर्स फॉर रीजनेबल एक्सेस टू देयर फील्ड। नीड्स ऑफ द कल्टिवेटर्स फॉर रीजनेबल एक्सेस टू देयर फील्ड्स, यानी कि जो किसान है उनकी अपने खेत में जाने की जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए वो आदेश कर सकते हैं। अब इसकी बारीकियां जो है वो जब अर्जी प्रत्यक्ष रूप में डिसाइड होती है तब उभर कर आती है। तो ठीक है, यहाँ तक बात स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझेंगे कि तहसीलदार साहब का जो भी आदेश होगा, जो भी डिसीजन होगा, उस डिसीजन से जो भी व्यथित होगा उसे ऊपर क्या रास्ता उपलब्ध है कानून में, व्हाट लीगल रेमेडीज अवेलेबल टू हिम। सो जो भी व्यक्ति तहसीलदार साहब से व्यथित होगा, जैसे कि वो मान लो किसी की अर्जी नामंजूर कर दी, तो वो अर्जदार जो है वो व्यथित हो सकता है। या अगर अर्जदार की अर्जी मंजूर कर दी तो जिसके खिलाफ आदेश हुआ है
उत्तरार्थी वो व्यथित हो सकता है। तो जो भी व्यथित है उसे ऊपर लीगल रेमेडी के 2 चैनल्स उपलब्ध हैं। 2 चैनल्स ठीक से समझ लीजिए, यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ठीक से समझ लीजिए। पहला चैनल है वो महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड में ही अपील कर सकता है तहसीलदार से, जो भी हायर अथॉरिटी है उनको। नॉर्मली ये एसडीओ साहब होते हैं, ठीक है। और फिर कानून ये कहता है कि उसके ऊपर भी, मतलब वो व्यक्ति अगर एसडीओ साहब के आदेश से भी अगर खुश नहीं है, अभी भी व्यथित है, तो वो एसडीओ साहब के, मतलब कि अपेलेट अथॉरिटी के आदेश से ऊपर की अथॉरिटी पे महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड में ही रिवीजन दायर कर सकता है। ये चैनल महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड में ही उपलब्ध है। ये हुआ पहला चैनल। और दूसरा चैनल उसको उपलब्ध है, वो ये चैनल ना लेते हुए, महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू के अंदर दिया हुआ चैनल ना लेते हुए, वो दूसरा चैनल यानी कि सीधे तहसीलदार साहब का आदेश सिविल कोर्ट में एक सूट दायर करके उसमें चैलेंज कर सकता है। अब इसमें महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड के चैनल का कुछ नहीं रहा, वो सीधा तहसीलदार के आदेश को लेकर उठकर सिविल कोर्ट में जाकर वहाँ पर सिविल सूट दायर कर सकता है उस आदेश को आह्वानित करते हुए। ये हुआ दूसरा चैनल। तो पहला चैनल महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड में ही और दूसरा चैनल सिविल सूट दायर करके। अब यहाँ तक अगर बात स्पष्ट हो गई है तो एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान में लेना ज़रूरी है। कानून ये कहता है कि जो भी व्यक्ति ये दूसरा दिया हुआ चैनल लेता है तो फिर वो पहला चैनल नहीं ले सकेगा। मतलब कि जहाँ पर किसी ने सिविल सूट इंस्टीट्यूट कर दिया तहसीलदार के आदेश के खिलाफ, तो तहसीलदार का डिसीजन फिर अपील या रिवीजन में वो चैलेंज नहीं कर पाएगा, वो रेमेडी उसे उपलब्ध नहीं होगी, वो रास्ता उसके लिए बंद रहेगा। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि व्यथित व्यक्ति या तो एमएलआर कोड का चैनल ले सकता है या फिर सिविल सूट वाला चैनल ले सकता है। हाँ, उसके ऊपर फिर उनको जाना है। मान लो सिविल सूट में का डिसीजन भी प्लेंटिफ के खिलाफ यानी सूट फाइल करने वाले के खिलाफ चला गया, तो फिर कानून में, उस कानून में मतलब कि सिविल प्रोसीजर कोड में उसे जो भी लीगल रेमेडीज़ उपलब्ध है वो रेमेडीज़ वो ले सकता है। जैसे कि सिविल सूट में जो डिक्री होगी उसके खिलाफ वो फर्स्ट अपील दायर कर सकेगा, फर्स्ट अपील के खिलाफ सेकंड अपील दायर कर सकेगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। इधर महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड में क्या होगा, सबसे पहले वो अपेलेट अथॉरिटी को अपील करेगा, जैसे कि एसडीओ, उसके ऊपर शायद कलेक्टर रिवीजन फाइल करेगा और उसके ऊपर फिर लैंड रेवेन्यू कोड में कोई रेमेडी नहीं है तो उसके ऊपर है हाई कोर्ट रिट पिटिशन और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। इस तरह से वो चैनल उसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएगा और इस तरह से सिविल सूट वाले का चैनल सिविल सूट में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएगा। अब प्रश्न आएगा आपके मन में कि मान लो एक व्यथित व्यक्ति एक चैनल पकड़ता है और उसी केस में का दूसरा उसका जो अपोनेंट है उसको दूसरा चैनल लेना है, तो फिर कैसे? तो इसमें केस लॉ ऐसा उपलब्ध है हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का, कि वो दूसरा जो है प्रतिवादी ऐसे नहीं कर सकेगा। एक बार व्यथित व्यक्ति ने एक चैनल पकड़ लिया तो उसका अपोनेंट जो है वो दूसरा चैनल नहीं ले पाएगा, उसे भी उसी चैनल से जाना होगा। ऐसी सिचुएशन कभी कभी आ सकती है, मतलब कि अगर व्यथित व्यक्ति ने एक चैनल पकड़ा तो अपोनेंट को भी उसका कोई पार्ट अगर नहीं मंजूर तो वो उसको भी ऊपर जाना है अगर, तो उसका अधिकार भी होता है वो। तो फिर ऐसी स्थिति में वो कहेगा कि नहीं, मेरा अपोनेंट सिविल सूट में गया है तो मैं अभी एसडीओ के तरफ जाऊंगा, ऐसे परमिटेड नहीं है। तो ये बात हाई कोर्ट ने जगलाल वर्सेस प्रेमलाल के केस में कही थी।
तो आपको ज़रूरत, वैसे मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, ये जो मेरे नोट्स हैं, ये नोट्स और जो भी जजमेंट्स मैं अभी आपको बताऊँगा उन सब की एक PDF कॉपी मैं इस वीडियो के साथ अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो PDF का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप ये सभी जजमेंट्स डाउनलोड कर पाओगे। अब मैं आगे की बात करूँगा जो शायद आपके मन में भी उभर रही होगी। मैंने जो बात किया वो केवल राइट ऑफ वे ओवर द बाउंड्रीज़ की बात किया। अब किसी एक किसान को अपने खेत में जाने के लिए दूसरे के खेत के बीच से अगर जाना है, बाउंड्री से नहीं जाना है, मतलब कि बाउंड्री से जाकर उसका पर्पस सर्व नहीं हो रहा है और बीच से जाना है, तो फिर कैसे? तो पहली बात बता दूं कि वो चीज़ इस सेक्शन में परमिटेड नहीं है। ये सेक्शन 143 जो है, ये केवल और केवल तहसीलदार को बाउंड्रीज पर से ही रास्ता देने के अधिकार देता है। और जो बात है खेत के बीच से जाने की, वो बात के लिए अलग लीगल रेमेडी है। वो क्या है वो मैं अब बताता हूँ। तो देखिए, जहाँ दूसरे के खेत के बीच से अपने खेत तक पहुँचने की बात है, तो ये नए सिरे से मिलना मुश्किल है। ये तभी मिल सकती है जब वो व्यक्ति दूसरे के खेत के बीच से सालों से जाता आ रहा हो और ऐसा करके उसने कोई अधिकार उसको मिल गया हो कानून में, जिसे कहते हैं ईजमेंटरी राइट। मतलब कि एक परंपरा चलती आ रही है सालों साल से कम सालों साल, मतलब इसमें कोई निश्चित ये नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा, कम से कम 20, 25, 30 साल से, 50 साल से, अगर एज अ मैटर ऑफ कस्टम एक परंपरागत रूप से कहो या ईजमेंटरी रूप से, ईजमेंट यानी एक ऐसा अधिकार जो ईजी करता है, जीवन जीना ईजी करता है। एक सिंपल वर्ड में मैं बता रहा हूँ, ये स्पेशल लीगल फ्रेज है, लीगल वर्ड है, ईजमेंटरी राइट। जैसे कि हवा का अधिकार होता है, किसी को रोशनी का अधिकार होता है, तो ये इसी प्रकार रास्ता यूज़ करने का अधिकार होता है। तो ये अगर पहले से ही किसी को है और उसमें वो कोई रुकावट डाल रहा है दूसरा, तो इस प्रकार का अधिकार उसे मिल सकता है, मगर इस सेक्शन में नहीं। वो अधिकार उसे, अगर वो खेत की बात है यानी रूरल एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, तो उसे मामलतदार कोर्ट एक्ट में, मामलतदार साहब के कोर्ट में सूट दायर करके उस अधिकार को प्राप्त करना होगा। थोड़ा सा समझाता हूँ। मान लो कि ए व्यक्ति है जो परंपरागत रूप से एक ईजमेंटरी राइट के तरफ सालों साल अपने खेत में जाने के लिए किसी दूसरे बी के खेत से एक पर्टिकुलर रास्ता, जिसे वहिवाट कहते हैं, वो वहिवाट यूज़ कर रहा है फॉर कम्यूटिंग, जाने आने के लिए हर रोज़, और सालों साल ऐसा यूज़ कर रहा है, कोई उसको रोक नहीं रहा है। मगर सडनली किसी एक दिन जिसके खेत से वो गुज़र रहा है, मतलब कि हमारे बी, वो बी, मिस्टर बी अगर उनको रोकता है सडनली, तो फिर उसके खिलाफ मनाही हुक्म प्राप्त करने के लिए मिस्टर ए को मामलतदार कोर्ट्स एक्ट में सिविल सूट दायर करना होगा मनाही हुक्म प्राप्त करने के लिए। तो ये एक डिफरेंट प्रोसीडिंग है, एक अलग प्रोसीडिंग है। ये तहसीलदार साहब के आगे राइट ऑफ वे ओवर द बाउंड्रीज, जिसकी मैंने पहले बात की, उससे एक अलग प्रोसीडिंग है। ये सिविल सूट मामलतदार कोर्ट, मामलतदार साहब के कोर्ट में एक जैसे दीवानी दावा होता है, दीवानी दावा ही है, ये दीवानी दावे के रूप में इसे चलाना पड़ता है। और वहाँ जो भी डिसीजन होगा, उस डिसीजन के मुताबिक आदेश होगा और उस आदेश को विरुद्ध पक्ष को मानना होगा।
वो पावर मामलतदार कोर्ट को मामलतदार कोर्ट एक्ट में दिए हुए हैं। मतलब कि अगर कोई रास्ते में रोड़ा डाल रहा है तो उस रोड़े को हटाकर जो व्यक्ति का ये अधिकार बनता है उसे वो अधिकार चलने का देने के आदेश पारित करने की शक्ति मामलतदार जी को है। अब यहाँ समझने की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इस तरह के दो अलग अलग फोरम क्यों दिए हुए हैं। तो ये बात स्पष्ट होगी बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जजमेंट द्वारा, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये समझाया। केस का नाम है पांडुरंग चंद्रभान बावचे वर्सेस जालिंदर सारंधर तुपे। दिस इज़ रिपोर्टेड इन 2009 वॉल्यूम 3 महाराष्ट्र लॉ जर्नल पेज 467। तो हाई कोर्ट क्या कहता है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। हाई कोर्ट कहता है कि जहाँ अधिकार जो है रास्ते से जाने का, वो पहले से ही अगर ईजमेंट एक्ट में प्राप्त हुआ है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया, ईजमेंट एक्ट में उसमें दो तीन टाइप के ईजमेंट्स होते हैं। ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी और ईजमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन वगैरह। आप उसके डिटेल में आप अभी चिंता ना करें, उसमें मत जाएं, सिर्फ समझें कि जो अधिकार परंपरागत रूप से किसी को प्राप्त हुआ है दूसरे के खेत के बीच से जाने का, और उस अधिकार को कोई अड़थड़ा कर रहा है, तो वो ईजमेंटरी राइट होगा। और उसके लिए 143 महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड के उस प्रावधान में तहसीलदार को कोई आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है, केवल मामलतदार को है। और जो तहसीलदार को जो अधिकार दिया हुआ है 143 में, राइट ऑफ वे ओवर द बाउंड्रीज, वो एक स्पेशल अधिकार है, स्पेशल राइट। आई मीन किसका? जिसको रास्ता चाहिए उसका। इट्स कॉल्ड अ स्पेशल राइट। और मामलतदार के कोर्ट में जिस अधिकार को वो व्यक्ति मांग रहा है वो है ईजमेंटरी राइट। अब ऑफ कोर्स ईजमेंटरी राइट ये केवल एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ को लेकर ही होते हैं ऐसा नहीं है, ये अर्बन प्रॉपर्टीज़ में भी होते हैं। अर्बन एरियाज़ में भी जो घर बनते हैं, तो वो घर के बाजू में अगर किसी ने अपना दूसरा घर बनाना शुरू कर दिया, जिस वजह से जिसका पहले से घर था उसके घर में आने वाला प्रकाश या हवा रुक रही है, तो वो जिसका वो रुक रहा है वो कोर्ट में जा सकता है, मगर उसको कुछ चीज़ें साबित करनी होगी। तो इस तरह से ये चीज़ें कोर्ट देखता है। खैर अभी मैं भटकता नहीं हूँ, मैं मुद्दे पर आता हूँ। तो हाई कोर्ट ने ये समझाया कि राइट ऑफ वे ओवर द बाउंड्रीज़ जो है वो एक स्पेशल राइट है, जो भले ही पहले से नहीं है किसी को, फिर भी तहसीलदार उसके सामने अर्जी लगाने के बाद उस रास्ते को, उस अधिकार को, बाउंड्रीज पर के रास्ते को उपलब्ध करा दे सकता है। और जो दूसरे टाइप का राइट है उसके लिए मामलतदार को अधिकार दिए हुए हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के ये जजमेंट में ये पैराग्राफ 4 में ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई गई है। हाँ, मामलतदार कोर्ट एक्ट में जो सिविल सूट दायर करना होता है उसका कोई लिमिटेशन पीरियड भी है, मगर 143 में जो राइट ऑफ वे ओवर द बाउंड्रीज का अधिकार प्राप्त करना है उसके लिए कोई लिमिटेशन प्रिस्क्राइब नहीं है। मामलतदार कोर्ट में जो सूट दायर करना है उसका लिमिटेशन है 6 महीना, और ये 6 महीने तब से गिने जाते हैं जिस तारीख को दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति को कोई रुकावट पैदा की या कोई रोड़ा पैदा किया या कोई अड़चन निर्माण की। 6 महीने के अंदर वो सूट दायर करना होता है मामलतदार कोर्ट में, ये फ़र्क है। और इसकी बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने दूसरे एक जजमेंट में, जो कि कृष्णा दामाजी चौधरी वर्सेस एडिशनल कमिश्नर नागपुर डिवीज़न, इस केस में की। इस केस का साइटेशन है 2012 वॉल्यूम 1 महाराष्ट्र लॉ जर्नल पेज 795। अब देखिए, ये वीडियो बनाने में मेरा उद्देश्य है मैं दोनों सेक्शन से बात करूं, यानी कि जनरल पब्लिक और यंग एडवोकेट्स। वो भी अगर इन कानूनों में कोई केसेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनको काफ़ी मददगार होगा। इसलिए मैं ये सब बातें, ये जजमेंट और ये सेक्शंस और ये साइटेशंस, ये सब बता रहा हूँ।
अब यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि समझना कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, आसान था। कन्फ्यूजन आता है थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब देखिए, जैसे मैंने समझाया था कि जो पावर सेक्शन 143 में तहसीलदार साहब को दिए हुए हैं, उस डिसीजन के खिलाफ उसको जो चैनल उपलब्ध है वो 2 चैनल्स हैं। या तो महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड में ही अपील दायर कर सकता है और उसके बाद रिवीजन ऊपरी अथॉरिटी को, या फिर वो सिविल कोर्ट में सिविल सूट दायर कर सकता है तहसीलदार के आदेश के खिलाफ। ठीक है। अब मामलतदार कोर्ट्स एक्ट में जो सिविल सूट का जो डिसीजन होता है, उसके खिलाफ जो रेमेडी दी गई है सेक्शन 23 में, वो रेमेडी है रिवीजन की, उसके खिलाफ अपील नहीं है। तो उसमें सेक्शन 23 में रिवीजन की रेमेडी दी हुई है सब डिविजनल ऑफिसर के पास। अब गम्मत की बात यह है कि सेक्शन 143 में जो तहसीलदार की ऑर्डर होती है, उसके खिलाफ जो अपील होती है, वो अपील भी एसडीओ साहब के पास ही जाती है, क्योंकि तहसीलदार के ऊपर के ऑफिसर है एसडीओ साहब। और मामलतदार कोर्ट एक्ट में जो मामलतदार के अधिकार जिसको दिए हुए होते हैं नॉर्मली, वो ऑफिसर तहसीलदार ही होते हैं, और उनके खिलाफ जो रिवीजन की रेमेडी दी हुई है उस कानून में, वो एसडीओ साहब के पास जाती है। और यहाँ बहुत बार हो जाता है कन्फ्यूजन। तो कई बार क्या होता है कि सेक्शन 143 में जो कि सिविल सूट नहीं है, उसमें जो ऑर्डर तहसीलदार साहब पास करते हैं, उससे व्यथित होकर कानून में जो रेमेडी दी हुई है वो ना लेकर, मतलब कि महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड की अपील ना लेकर, व्यथित व्यक्ति गलती से मामलतदार कोर्ट एक्ट के सेक्शन 23 में रिवीजन दायर कर देता है एसडीओ साहब के सामने। ठीक है, जो कि असल में उसने ये रास्ता लेना चाहिए था, मगर वो इधर का रास्ता ले लेता है। हाँ, दोनों अथॉरिटीज़ एक ही है भले। ऊपरी अथॉरिटी 143 में भी एसडीओ साहब होते हैं और मामलतदार कोर्ट में भी ऊपरी अथॉरिटी एसडीओ साहब होते हैं। तो उनको लगता है कि एसडीओ ही तो है, अब इसके सामने मैं कोई भी चीज़ डाल दूँ एक ही बात होगी, मगर ऐसा नहीं है। कौन सी रेमेडी इन्वोक की जा रही है, यह भी बात महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, बॉम्बे हाई कोर्ट का ही एक जजमेंट है मेरे सामने, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि पार्टीज़ का नाम है श्रीमती विद्या विजय करंदीकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जस्टिस अंबादास जोशी का जजमेंट है, रिपोर्टेड इन 2006 वॉल्यूम 6 ऑल महाराष्ट्र लॉ रिपोर्ट्स पेज 542। इसमें इस टाइप की बात हो गई थी। भाई, तहसीलदार ने 143 में ऑर्डर पास कर दिए। अब उस ऑर्डर के खिलाफ अपोजिट पार्टी ऊपर नहीं गई नहीं, और तहसीलदार ने जो ऑर्डर पास किए उसको भी उन्होंने नहीं माना अपोजिट पार्टी ने। इसलिए जो अर्जदार था उसने फिर तहसीलदार साहब के सामने अर्जी की और कहा कि आपने जो पहले आदेश किया था वो आदेश ये विरुद्धार्थी नहीं मान रहा है, तो कृपया अपने आदेश को आप इम्प्लीमेंट करिए। इसलिए तहसीलदार साहब ने इम्प्लीमेंट करने वाला, मतलब कि पहला आदेश उन्होंने जो किया था 143 में, उसी को इम्प्लीमेंट करने वाला दूसरा आदेश पारित किया। अब जो विरुद्धार्थी है वो दूसरे आदेश के खिलाफ एसडीओ साहब के सामने मामलतदार कोर्ट एक्ट में गया 23A में, जो कि केस बनती ही नहीं थी। ऐसा उसने कुछ जांगड़ गुत्था कर दिया, और फिर वो एसडीओ साहब ने भी वो सुना और कहा कि तहसीलदार के आदेश रॉन्ग है, इसलिए उन्होंने वो रिमांड कर दिया तहसीलदार साहब के सामने। अब ये जो ओरिजिनल एप्लीकेंट था, जो तहसीलदार के साहब के सामने जीता था, वो उस एसडीओ के आदेश से व्यथित होकर हाई कोर्ट पहुंचा, और फिर हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कहते हुए कि ये इस टाइप की चीज़ें सब गलत हैं।
हाई कोर्ट कहते हैं कि जब अप्लीकेंट ने जो अर्जी की उस पर जो आदेश हुआ, उस पर विरुद्धार्थी ने उसके खिलाफ आदेश होने के बाद भी जब कुछ भी नहीं किया पहले आदेश के खिलाफ, और वो माना भी नहीं, तो फिर तहसीलदार का ही जो दूसरा आदेश हुआ उसके खिलाफ वो व्यथित कैसे हो सकता है, पहली बात। और व्यथित अगर हो भी सकता है तो वो एसडीओ साहब के सामने जा ही नहीं सकता, क्योंकि कानून वो अलाउ ही नहीं करता। तो ऐसे क्रॉस वे लेना हो जाता है गलती से, तो इस तरह से ये नहीं चलता। कानून ने जो मार्ग निर्धारित किए हुए ऊपरी चैनल में वही लेना पड़ता है, और यही बात यहाँ पर जजमेंट में दी हुई है। दूसरा एक एरिया है गड़बड़ी होने का, वो ये कि जैसे मैंने कहा कि दो अलग कानूनों में अधिकार दिए होते हैं, वो ऑफिसर एक ही होता है। जैसे कि ये 143 ऑफ महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड अधिकार दिए हुए तहसीलदार साहब को, और मामलतदार कोर्ट्स एक्ट में जो सूट चलाने का अधिकार है वो भी अधिकार तहसीलदार साहब को ही होता है। अब उस एरिया का तहसीलदार एक ही होता है, तो उसको ये दोनों अलग अलग कानूनों में कॉन्सेंट्रेटेड पावर्स मिल जाते हैं। अब होता यह है कि व्यथित व्यक्ति जो भी अर्जी करता है वो अर्जी को ठीक से समझकर तहसीलदार साहब ने ये करना होता है कि क्या उन्होंने 143 के अंदर समझना चाहिए महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड के, या उसे मामलतदार कोर्ट एक्ट में का प्लेंट करके ट्रीट करना चाहिए। और यहाँ पर अधिकारी चूक जाते हैं। कई बार वो 143 का एप्लीकेशन मामलतदार कोर्ट एक्ट के सिविल सूट जैसा चलाने को देखते, जबकि उसकी पूर्तता नहीं होती, और मामलतदार कोर्ट एक्ट में जो चलाना चाहिए उसको 143 जैसा चलाना को देखते, तो ये गड़बड़ी कर देते हैं। सो बहुत ज़रूरत है कि इन अधिकारियों ने बहुत केयरफुल रहना, और ऐसी गड़बड़ियाँ हो जाती है। इसीलिए एक रिसेंटली बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है तेजराम हजारे के केस में। ये बहुत ही रिसेंट जजमेंट है और इसकी तारीख है 1 मार्च 2003। यह जजमेंट कहीं रिपोर्ट हुआ है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट मेरे पास उसकी कॉपी है, और वो कॉपी मैं अपने PDF फाइल के साथ आपको देने वाला हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हाई कोर्ट ने ये जजमेंट जो दिया जस्टिस अनिल किलोर के माध्यम से, तो अनिल किलोर साहब ने ये जजमेंट, बहुत ही अच्छा जजमेंट है, महत्वपूर्ण जजमेंट है, कुछ गाइडलाइंस दी। इस प्रकार की बातें हमेशा होती है, ये उन्होंने जाना। उनके सामने जो केस आई थी तेजराम की, उस केस में से और इसके पहले भी जो केसेस हो गई थी, इस प्रकार की केसेस में से उन्होंने ये इस बात का कॉग्निजेंस लिया, संज्ञान लिया कि इस टाइप की कन्फ्यूजन होती है अधिकारियों को और इसलिए गड़बड़ी कर देते हैं। तो इस जजमेंट में उन्होंने महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दी पैराग्राफ 25 में, और वो गाइडलाइंस में उन्होंने निचले अधिकारियों को गाइड किया हुआ है। वो उन्होंने कहा कि न्याय करने की दृष्टि से ये जो प्रोसीजरल डिफेक्ट्स है, ये प्रोसीजरल डिफेक्ट्स को लेकर न्याय से किसी को वंचित नहीं रखना चाहिए रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने। और इन्होंने कहा कि ये जो गाइडलाइंस मैं दे रहा हूँ, ये गाइडलाइंस को फॉलो करना अधिकारियों को मैंडेटरी होगा। वो गाइडलाइंस में क्या कहा है उसका मैं जिस्ट बता देता हूँ, अभी बहुत डिटेल में तो एकदम इतना ये नहीं है पॉसिबल। वो कहते हैं कि अगर एप्लीकेशन में जो प्रेयर्स है, प्रेयर्स यानी कि विनंती परिच्छेद जो होता है, वो अगर ये बताता है कि ये प्रोसीडिंग एक से ज़्यादा कानूनों में जा रहा है, ओवरलैप हो रहा है, तो अथॉरिटी ने पार्टी को बुलाकर एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि भैया अपनी एप्लीकेशन सुधारो, अपनी एप्लीकेशन क्लियर करो ठीक से, एग्जैक्टली किस कानून में आप आना चाहते हो। तो अर्जी अगर डिफेक्टिव है तो वो डिफेक्ट्स रेक्टिफाई करने का मौका, अपॉर्चुनिटी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने अर्जदार को देना चाहिए।
अब डिफेक्ट क्या हो सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पर्टिकुलर्स अगर अर्जी में नहीं है, जो कानून में रिक्वायर्ड है वो नहीं है, तो वो ऑफिसर की ये ड्यूटी रहेगी कि वो अर्जदार से ये बातें मालूमात कर लेगा और वो सुधारने का मौका देगा। या फिर अगर वो अर्जी को एफिडेविट से सपोर्ट देने की ज़रूरत है या वेरिफिकेशन से सपोर्ट देने की ज़रूरत है और ऐसा नहीं है उसमें, तो वो अथॉरिटी उसे गाइड करेगी और उससे वो करवा लेगी। क्योंकि ये देखिए, ये जो अर्जदार लोग होते हैं रूरल एरिया के, ये सभी रस्टिक होते हैं, मतलब कि ये इनको इतना नहीं समझ में आती चीज़ें कि ये सेक्शन में ऐसी अर्जी होगी, वो लॉ में वैसी होगी, ये बातें उनको नहीं समझती। ये चीज़ें अधिकारियों को समझती है, अथॉरिटीज़ को समझती है, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को। इसलिए कोर्ट कह रहे हैं कि भैया ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उनसे ये गलतियां सुधार लो और न्याय करो। फिर आगे कोर्ट कहते हैं कि अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल है और अथॉरिटी उनको एक्सेस कर सकते हैं या किसी से रिकॉर्ड मंगा सकते हैं, तो ये सब वो करेंगे रादर देन डिक्लाइनिंग द एप्लीकेशन। यानी कि वो अर्जी रिजेक्ट करने की बजाय वो रिकॉर्ड्स वगैरह खुद ही बुला लेंगे या ऑनलाइन प्राप्त कर लेंगे। और कोई भी सिचुएशन में टेक्निकल ग्राउंड पे एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की जाएगी। यानी कि भैया तेरी एप्लीकेशन ठीक नहीं है, तूने सही सेक्शन नहीं लिखा, तेरे इसमें एफिडेविट नहीं है, तूने ये रिकॉर्ड नहीं जोड़ा, ऐसा नहीं किया, ये सब चीज़ों के वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए, ऐसे न्यायमूर्ति जी उनको बता रहे हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी उन्हें दी गई, यानी मौका दिया गया, ये भी बात रिकॉर्ड पर आनी चाहिए, ये लिखनी ज़रूरी है, ये भी कोर्ट कह रहा है। तो ऐसा मौका देने के बाद भी अगर सामने वाला अर्जदार वो जो डिफेक्ट्स है वो रेक्टिफाई नहीं कर रहा है, मतलब वो सुधार नहीं रहा है, तो ही प्रोसीजरल ग्राउंड पे एप्लीकेशन रिजेक्ट करना वाजिब होगा, जस्टिफाइड होगा। उसके अलावा दूसरे कोई सर्कमस्टांसेस में वो वाजिब नहीं होगा। तो इस तरह से ये गाइडलाइंस हाई कोर्ट ने दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे लास्ट पैराग्राफ में हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट को महाराष्ट्र सरकार के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उन्होंने सभी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को सर्कुलेट करना चाहिए। जैसे कि सभी डिविजनल कमिश्नर्स, सभी कलेक्टर्स, सभी सब डिविजनल ऑफिसर्स, सभी तहसीलदार्स, इस तरह से सभी ऑफिसर्स में प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और ऐसा उन्होंने किया। ये रिपोर्ट हाई कोर्ट को 8 हफ्ते के अंदर देना चाहिए। तो यहाँ तक हाई कोर्ट ने प्रोएक्टिव रोल इस केस में प्ले किया है, ताकि भविष्य में किसी पर अन्याय ना हो, कोई कन्फ्यूजन की वजह से या प्रोसीजरल डिफेक्ट की वजह से न्याय से वंचित ना रह जाए। इतना बड़ा महत्वपूर्ण फैसला ये अभी लेटेस्ट है जो दिया हुआ है। तो ये सभी जजमेंट्स जो है, ये कंप्लीट नोट्स और जजमेंट्स, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको उपलब्ध करा दे रहा हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है, मुझे पता है, मगर ये सब बातें भी आपको बताना ज़रूरी था, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन ना रहे, आपकी कल्पनाएं स्पष्ट हो और इस तरह से वेल इन्फॉर्म्ड होकर, यानी अच्छी जानकारी प्राप्त कर आप आपके केस में कदम उठा पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर।